हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है आपका कूलाम्स का नियम। ये मान के चले इस चैप्टर का पूरा बेस्ड यही है, कूलाम का नियम। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम के नियम से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें वो सारी ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम आएंगे ना, इसके आधार पर यानी कूलाम के नियम के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, सीधे कूलाम के नियम पर चलते हैं, क्या है हमारा, और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ, ये है हमारे यहाँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम आपके एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। क्या है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, इन्होंने ये नियम 1785 ईस्वी में दिया था। और किसके लिए था? 2 पॉइंट चार्ज यानी 2 बिंदु आवेशों के लिए इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया है। तो पहले मैं इसके कथन को लिखता हूँ, फिर आपको 1 बाय 1 कथन को अच्छे से समझाता हूँ। देखो, तो पहली बात तो ये है कि कौन है ये? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक। एक एक बात बहुत अच्छे से अपन लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। मेरे हिसाब से कोई ही डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक्स के दौरान, मेरे पढ़ाने के दौरान अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में इसका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो नियम क्या है 2 पॉइंट चार्ज के लिए। क्या है? 2 पॉइंट चार्ज। इन्होंने क्या किया? 2 पॉइंट चार्ज लिया। एक ये है Q1 और एक यहाँ इन्होंने ले लिया Q2। भाई 2 आवेश हैं, बिंदु आवेश है, तो उनके बीच की कुछ दूरी होगी। उन्होंने दूरी का नाम दिया R। ठीक है, तो दोनों आवेश पे जो लगने वाला बल है वो क्या, कैसे निर्भर करता है? R पर कैसे निर्भर करेगा या आवेश पे कैसे निर्भर करेगा, वो हम कथन से समझते हैं। कथन को पहले लिखते हैं। कथन है हमारे यहाँ इनका नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मतलब है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों। आकर्षण भी होता सकता है आवेशों में और प्रतिकर्षण भी। तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दोनों आवेशों के परिमाण इसका लेते हैं। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इतना ही लिखें, समानुपाती तथा दोनों आवेशों के तथा मेन क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। ये आपका नियम है। कथन क्या है? इस पर जो इन दोनों आवेशों पे जो लगने वाला बल है इन आवेशों के समानुपाती है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। लेकिन ये जो आवेश इस पर लगेगा, आवेशों पे ये जो लगने वाला बल है, यहाँ पे जो बल है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। तो इस बात को भी लिख दिया जा रहा है। बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कैसे? दिखाता हूं आपको। लगता है इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस दिशा में होगा F, इस आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा इस दिशा में। यानी कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश ही फोर्स अप्लाई होगा। ये है आपका कूलाम का नियम। अब वो मैथमेटिक्स तरीके से हम इस बात को समझते हैं। क्या बोल रहा है? पहले लाइन में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? Q1 Q2, मॉड में भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? 1/r², दूरी के वर्ग के बराबर है। अब देखो दो नियम है, दो नियमों को मिलाया गया है। मिलाने पर एक नियम बनाया गया है जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम। तो यहां पर हम क्या करते हैं? दोनों नियमों को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तो दोनों में ये और ये कॉमन है, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा? r²। अब आपको ये बात पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाना होता है तो क्या आता है? दो चीज़ आती है। एक बराबर आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, और उसके साथ क्या आता है? एक नियतांक होता है जिसका हर एक माध्यम में उसका क्या होता है? मान नियत होता है। यहाँ पर मैं बताऊं तो यहाँ पर कौन सा माध्यम लिया गया है? दोनों आवेश किस माध्यम में रखे गए हैं? दोनों आवेश किस माध्यम में रखे गए हैं? माध्यम कौन सा लिया गया है? वायु या निर्वात। वायु या निर्वात। अच्छा, वायु या निर्वात का माध्यम लेके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका जब महत्व बताएंगे तो कूलाम का जो नियम है वायु तथा निर्वात वाले माध्यम के लिए ज़्यादा सत्य माना जाता है। ठीक है, देखो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल हटाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, आप इसके नीचे ही लिखिएगा। यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक आएगा F बराबर हो जाएगा, वो नियतांक है आपका K Q1 Q2 बटे r²। अब इस K का मान अलग अलग माध्यम में अलग होता है। ठीक है, इस K का मान अलग अलग माध्यम में अलग होगा। तो पहले तो मैं बता दूं K क्या है? स्मॉल k है। K एक समानुपाती नियतांक है वायु या निर्वात में। माध्यम क्या लिया है? वायु या निर्वात। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में इसका यसाई मात्रक, यसाई पद्धति का मात्रक, यसाई मात्रक, यसाई पद्धति में मान इसका होता है, जरा सुनना, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके खुद के बराबर होता है 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट क्या होगा जरा देखेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे? K की यूनिट निकालें, इसको हम यहाँ भेज देंगे। बल इंटू दूरी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? बटे में क्या हो जाएगा? Q1 Q2। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो इस
इस मान को हम यहाँ पर क्या करते हैं, भर देते हैं। तो आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। ये तो यहाँ पर देखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, जो फाइनल फार्मूला निकलेगा क्या, कि 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसको पढ़ते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाए, और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन। ये आपका फाइनल फार्मूला है कूलाम के नियम का। ठीक है, न्यूटन, n क्या है, न्यूटन है, वो मात्रक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल फार्मूला। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एप्साइलन नॉट है निर्वात की वायु या निर्वात की विद्युत शीलता, वायु या निर्वात की विद्युत शीलता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्साइलन नॉट। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, एप्साइलन, ग्रीक भाषा का शब्द है ये एप्साइलन नॉट। ये एप्साइलन जीरो भी कोई पढ़ देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान, जो मैंने ये कूलाम का नियम निकाला या बताया, वो वायु या निर्वात वाले माध्यम के लिए है। किसी ने बच्चे ने कहा सर अगर ये किसी माध्यम में रखा हो तो माध्यम के लिए कूलाम बल देखें। माध्यम के लिए कूलाम बल मतलब कूलाम का नियम, कूलाम बल क्या होगा ज़रा देखिएगा। इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, माध्यम के लिए रहे तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन लिखना है, इस बार एप्साइलन नॉट नहीं है, एप्साइलन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू न्यूटन, ये होता है। देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिलेगी, देखो हर माध्यम में नहीं, ये क्या है, विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, हर माध्यम के लिए विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है। तो वायु या निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इस चीज़ को मैं, इसका मान देखो, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 मात्रक क्या होगा, जरा देखो मात्रक यहाँ से निकालेंगे। इसको मैं यहाँ कर दूँ, F को यहाँ कर दूँ, ऊपर कौन है, आवेश, दो आवेश हैं, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये किस में है, वायु या निर्वात में। ये माध्यम के लिए इसका मान अलग होता है। ठीक है, ये जो वायु निर्वात में है एप्सिलॉन नॉट का मान, ये सबसे न्यूनतम मान है। ठीक है, और धातु के लिए, किसी धातु के लिए इसका जो मान होता है, देखो चालक यानी धातु कोई सी भी ले सकते हो, के लिए एप्सिलॉन का मान यानी विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन का मान अनंत यानी कि इनफाइनाइट होता है। अब देखो वायु निर्वात में इसका मान अलग है, लेकिन माध्यम में क्या है, माध्यम में धातु या किसी चालक के लिए है, ये अलग हुआ है, और यहाँ पे वायु निर्वात में अलग है। इसीलिए कह सकते हैं कि कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है, यानी माध्यम बदलने से इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। इसमें हम और बात करेंगे, इस फार्मूले पे मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। और ये धातु और चालक के लिए जो मान है वो इसका क्या है, अधिकतम मान है। अधिकतम मान है, कौन सा मान है, अधिकतम मान किसका,
इसका, और ये कौन सा है, न्यूनतम मान है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, न्यूनतम मान। इससे छोटा मान विद्युतशीलता का नहीं हो सकता और उससे अनंत से बड़ा नहीं हो सकता मान। ठीक है, आई होप इट क्लियर। तो देखो अब हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अच्छे से। उससे पहले स्मॉल के आया है, उसका मात्रक और विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो इसको लिए मैं इसको मेट रहा हूँ। अब आई होप ये सारा टॉपिक अभी तक तो क्लियर होगा, और जो भी है अभी वो और क्लियर होने वाला है। आई होप क्लियर, मैं मेट रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि स्मॉल के एवं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। देखो ये छोटी छोटी बातें हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, वी नो दैट हम जानते हैं देखो कि F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हमें K चाहिए तो K बराबर क्या कहेंगे, F R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, Q1 Q2। देखो जो भी मात्रक वगैरह निकालना है हम याद नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, उसी से यूनिट निकालेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए बेसिक्स यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। देखो F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट, बल की यूनिट बच्चा जानता है क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या था, दूरी दो आवेशों के, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और आवेश गुणा आवेश यानी कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ये हो जाएगी इसकी क्या यूनिट, किसकी, के की। ठीक है, अब इसका हम के का विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र देखो कैसे निकलेगा। अगर हमें मात्रक पता है तो क्या हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स बीमा आपको पता होनी चाहिए। क्लास 11th का जो पाप है, क्लास 11th में आपने याद किया होगा छोटी मोटी बीमा, तो कुछ छोटी बीमाओं को याद रखना पड़ेगा, तभी हम बड़ी बीमा को निकाल सकते हैं। देखो फोर्स है न्यूटन, यानी फोर्स का बीमा ML_T-2, और ये है दूरी का क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या है, कूलाम यानी आवेश है, आवेश का क्या बताया था पिछली क्लास में, AT, तो AT हो जाएगा ना, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, A²T²। अब क्या है, बीमा का क्या मतलब है, एक बक्से में सबको बंद करो, सबको ले जाओ ऊपर। M पहले से है, इसी बिरादरी का एक लोग और मिल गए, जब बिरादरी के लोग मिल जाते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो L² और L की पावर 3 हो जाएगी। T देखो अब T है, T-2 है, नीचे T+2 है, ऊपर गया तो -2, बिरादरी के लोग हैं जुड़ जाएंगे तो -4, A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये इसकी हो जाएगी बीमा K की। ये अब देखो हमने क्या निकाल लिया, K का मात्रक और विमीय सूत्र निकाल लिया। अब देखो हम क्या, देखो वी नो दैट, अब हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालें, एप्सिलॉन नॉट। उससे पहले मैं आपकी और एक अच्छी सी बात बताऊं। अब देखो चूंकि K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, जिसमें ये 4 पाई क्या है भैया, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं K डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ε0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये इसका उल्टा है, इसका मतलब जो इसका मात्रक होगा इसका मात्रक निकालना है तो उल्टा कर देंगे, ठीक है, जो इसका बीमा होगा उसका बीमा निकालना है तो उल्टा कर देंगे। तो आइए हम इधर देखते हैं। देखो तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
का होई हो। देखा, मात्रक देखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा भैया, विमीय सूत्र इसका उल्टा, मतलब जिस पर पावर माइनस में है प्लस में कर दो, जिस पे प्लस में है उस पर माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पे m पे कितनी पावर है, 1, तो क्या कर देंगे -1। l पे कितनी पावर है, 3, तो क्या कर देंगे माइनस का 3। t पे कितनी पावर है -4, तो क्या कर देंगे प्लस का 4, यानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। a पे कितनी पावर है -2, तो क्या कर देंगे 2। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, और एक इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको, मैंने k का मान y या निर्वात में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान बताया था 9 × 10⁹। ये क्या था, यसाई मात्रक था। तो k का एक और यूनिट होता है, k का सीजीएस पद्धति में मान क्या होता है, सुनना, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलाम। देखो यहाँ पे इसको डाइन में बदल दिया, डाइन बदल, देखो आप निकाल सकते हो, इसको डाइन बदल दो, है ना, चेंज कर मान रख के निकाल सकते हो डाइन। और ये मीटर का सेंटीमीटर, कूलाम का क्या होता है स्टेट कूलाम, तो स्टेट कूलाम, कूलाम को सी लिख दिया का होल स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में इसका मान है। अब इसीलिए मैं बता रहा था कि बल 3 बात पे निर्भर करता है, ये मेन पॉइंट है, बल 3 बातों पे निर्भर करता है। एक कि दोनों आवेशों पर, दूसरा कि दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, और तीसरा कि किस माध्यम में आवेश को रखा गया है, इस बात पर भी जो फोर्स है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग माध्यम के लिए बल भी क्या होगा, अलग होगा। अभी हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर। अब मैं उस बात पे आता हूं जो मैंने अभी बोला था, इसको मिनट दे रहा हूं। देखो यहाँ पे मजे की बात, अब हम पढ़ेंगे माध्यम के लिए, है ना, कूलाम बल की पढ़ेंगे निर्भरता। हम पढ़ेंगे क्या, माध्यम के लिए कूलाम बल, यानी कूलाम का नियम की निर्भरता। ठीक है, ये अभी इसको मैंने बताया था थोड़ा सा, अब इसको पूरा डिटेल करता हूं। अब मान लेते हैं 2 आवेश है, क्या है हमारे पास 2 आवेश, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। ये दोनों आवेश इस बार क्या है, किसी माध्यम में रखे हुए हैं, किसी माध्यम में रखे हुए हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वही है r ही है। ठीक है, किसी माध्यम में रखे हुए हैं। यहाँ का आवेश कितना है, Q1 है, और यहाँ का जो आवेश है Q2 है। ये किसी माध्यम में रखे हैं। वो माध्यम हम मान लेते हैं, माध्यम में तो है लेकिन कौन से माध्यम में है, कोई परावैद्युत मान लेते हैं, परावैद्युत। यानी कि इस बार जो फोर्स लगा रहे हैं हम वायु या निर्वात के लिए नहीं है, वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। कोई जैसे 2 आवेशों को किसी धातु के बीच में रख दिया जा सकता है, जल के बीच में रख दिया जा सकता है, कांच के बीच में रख दिया जा सकता है। तो ये माध्यम के लिए बल कितना होगा ज़रा देखेंगे। इसीलिए अभी मैं बोल भी रहा था ना कि बल माध्यम पे भी निर्भर करता है, इसी से निकलेगा। कैसे निर्भर करता है, देखो अलग अलग माध्यम के लिए मान अलग अलग होता है सबका, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन का, ठीक है, विद्युतशीलता का। तो देखो F क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r²। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r² हो जाता है। ये अभी मैंने देखा। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक आता है K Q1 Q2 बटे r², और इसके बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
था वहाँ यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। क्यों? कि वायु और निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन केवल माध्यम के लिए पूछा जाए तो एप्सिलॉन होती है। क्या होता है? एप्सिलॉन। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन। अभी मैंने इसको बताया था। तो इसका जो मान है, सुनना फिर से, ये एप्सिलॉन है, ये क्या है? विद्युतशीलता है। ये पहले क्या है? विद्युत। ये क्या है? किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की विद्युतशीलता है। कौन? एप्सिलॉन। ठीक है, माध्यम की क्या है? विद्युतशीलता है। इसका मान यानी कि विद्युतशीलता का मान अलग अलग माध्यम में अलग होता है। ठीक है, इसका मान अलग अलग माध्यम में अलग होता है। इसका मान अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग होता है। देखो कैसे। वायु या निर्वात में, पहला पॉइंट है, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने अभी बताया 8.85 गुणे 10 घाते -12 क्या कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वायु और निर्वात के लिए था। दूसरा, ये मैक्सिमम मान है वायु और निर्वात के लिए। एप्सिलॉन नॉट का क्या है? ये मैक्सिमम मान है विद्युतशीलता का। अधिकतम मान इतना ही होता है वायु और निर्वात के लिए, इससे कम नहीं हो सकता है। धातु या चालक के लिए एप्सिलॉन का क्या मान होगा? एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन का मान अभी मैंने बताया, फिर से देखो, अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। यानी कि धातु या चालक के लिए विद्युतशीलता, ये इस विद्युतशीलता का मान क्या होता है? अनंत होता है। और माध्यम के लिए इतना होता है। ये सबसे कम मान है माध्यम के लिए, ये वायु निर्वात के लिए, और ये सबसे मैक्सिमम मान है। इन्हीं दोनों के बीच में ही सारे मान होते। इसीलिए देखो, जब दोनों आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तब हम फोर्स निकालेंगे। तो अगर वायु निर्वात के लिए निकालेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि उसका विद्युतशीलता अलग है। और धातु या किसी माध्यम के लिए निकालेंगे तो उसका क्या होगा? अलग आएगा। तो इसीलिए कहा था मैंने कि कूलाम बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। आवेश पे तो निर्भर करता ही है, दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन तीसरी बात, माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है। क्या है? और भी बेहतरीन है। देखो, अगला जो टॉपिक है, देखो, इसी से संबंधित है। एक मिनट, ये लाइट को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? लाइट को क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें परावैद्युतांक क्या है। परावैद्युतांक, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। चुंबक अभी कहाँ से आ जाएगा भाई? विद्युतशीलता। इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटी। रिलेटिव क्या है? परमिटी है। ज़रा समझिएगा, हम इसको बहुत ही बढ़िया समझेंगे। इसी से टॉपिक्स आपको बहुत काम का आएगा। देखो, हम जानते हैं
कि वायु निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अभी मैंने बताया, पहला है वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, कि वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो बल बताया था, क्या मैंने बताया था, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लेते हैं वायु निर्वात के लिए। कि परावैद्युतांक क्या, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। वायु निर्वात के लिए तो फोर्स को हम क्या कर लेते हैं, वायु निर्वात के लिए हम FA लिख दे रहे हैं, एयर, या तो वैक्यूम लिख दो V निर्वात के लिए, ठीक है। ये पहला था पॉइंट। दूसरा क्या है, माध्यम के लिए, या माध्यम में जब दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल अभी अभी निकाला था। तो माध्यम के लिए फोर्स से पूछा जाए, बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, इस बार अभी बताया था, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण हो जाएगा 2। तो माध्यम के लिए जो बल को हम लिख सकते हैं Fm, क्या लिख सकते हैं, Fm। ये क्या है, एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन, विद्युतशीलता है, क्या है, विद्युतशीलता है। इसको एप्सिलॉन कहें या माध्यम के लिए है तो एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं, मीडियम के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, तो यहाँ हम क्या करते थे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अब क्या होगा, FA अपान क्या होगा, FM। तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई अपान आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान समझिएगा यहीं से, ये क्या है, FA क्या है, वायु निर्वात में दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ये है। माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल FM है। अब ये क्या है, ये विद्युतशीलता है, किसके लिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम परावैद्युतांक को कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और या तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन R से, रिलेटिव परमिटिविटी, ये इसको, ये है रिलेशन आपका। तो अब हम कह सकते हैं कि परावैद्युतांक क्या है, डेफिनेशन हम इधर लिख देते हैं इसकी, परिभाषा। तो हमने क्या किया, परिभाषा को निकाला है, इसकी क्या किया, इसकी परिभाषा को निकाला है इस फार्मूले से, ठीक है। देखो यहाँ पे परिभाषा क्या है, किसी माध्यम, देखो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या, एप्सिलॉन, तथा वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है ना, का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर। देखो जो मैंने फार्मूले में निकाला वही आपका डेफिनेशन हो गई, यही इसका क्या हो जाएगा, जो है सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखो इसे एप्सिलॉन आर या बुकों में कैपिटल के से भी, इसे एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं।
ठीक। तो हम कभी कभी कैपिटल के ले लेंगे या स्मॉल आर एप्सिलॉन आर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ये इसका, यानी इसका सूत्र मैं लिखूं तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है। ठीक है, अगर हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता निकालना है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब मुझे माध्यम का क्या पता रहे, परावैद्युतांक। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला हो जाएगा जब हम किसी माध्यम की क्या निकालेंगे, विद्युतशीलता। ठीक है, अब इसके हम यूनिट पे बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक क्या है, देखो इसका मात्रक क्या होगा, ये भी विद्युतशीलता ये भी विद्युतशीलता, दोनों का मात्रक सेम होगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मात्रक हीन है। क्या है, मात्रक हीन। बीमा क्या होगी भाई, जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं होगी, सारा मात्रक कट गया तो क्या हो जाएगा, बीमा हीन है। क्या है ये, बीमा हीन। ठीक, तो इसकी दो बात हमें पता चल गई, मात्रक क्या है और बीमा क्या है। ठीक, अब हम इसके छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। हम कुछ और माध्यम में, और एक बात मैं बता दूं, इसका जो मान है y और निर्वात के लिए, यहां लिख दे रहा हूं, मेन बात है, नोट, एप्सिलॉन आर का मान वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए याद रखना एक होता है, एक होता है, एक होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर का मान ये न्यूनतम मान है, एप्सिलॉन आर का ये कौन सा मान है, न्यूनतम मान है। इसका मतलब सर इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये एप्सिलॉन आर का परावैद्युतांक क्या है, सबसे छोटा मान है वायु और निर्वात के लिए, इससे कम मान नहीं होगा, यानी इससे ज्यादा ही होगा। दूसरा है धात्विक चालक के लिए, इसका मतलब ये कह सकते हैं, इसको ये भी इस तरह कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे कम मान तो 1 होगा, अब जो भी मान आएगा वो ज़्यादा होगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ धातु, इसी का पॉइंट अगला है ना, कि धातु के लिए क्या होगा, धातु या चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि ये मोटा मोटा पता चला कि परावैद्युतांक का मान 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही होगा, तो जो भी माध्यम होंगे अब उनका मान इन्हीं के बीच में आएगा। तो मैं कुछ माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान आपको बता देता हूं, जैसे वायु निर्वात के लिए 1 होता है। ठीक है, दूसरा कांच के लिए 4 होता है, कांच वाले माध्यम में 2 आवेश को रखे जाएंगे तो उसका परावैद्युतांक 4 होता है। और आवरक या विद्युत रोधी पदार्थ हो, आवरक हो या विद्युत रोधी पदार्थ के लिए एप्सिलॉन आर का मान 6 होता है। और जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 81। क्लियर, ये 3-4 हैं जो आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, पूछे जाते हैं, तो इनके मानों को आप याद रखेंगे। ठीक है, अन्यथा कभी सवाल में रहेगा तो वो आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसको मैं मेटता हूं अब, आई होप यू क्लियर। अब एक और देखते हैं कि सारा टॉपिक मैंने देखो फैला दिया है, अब इन सारे टॉपिक को क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को क्या करता हूं मैं, इकट्ठा कर लेता हूं, बटोर लेता हूं जिसको कहते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक, इसमें बात करेंगे विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक, दोनों पढ़ चुके हैं। वैद्युतांक ये समेटने का काम चलने वाला है, किसका,
टॉपिक जो फैला दिया है मैंने इसका समेटेंगे। परमिटी एंड क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या हम निकालेंगे, मतलब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है, ये दोनों हम देखेंगे। तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक दोनों टॉपिक बता रखा हूं मैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, या तो इसको हम के से भी लिख सकते हैं। देखो इसमें जो पहली बात यह है, इसका मात्रक अगर मैं पूछूं तो, ये पहली बात मैं इसकी डेफिनेशन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, परिभाषा। इसकी परिभाषा भी मैंने बोला भी नहीं था। तो देखो माध्यम जो बल है, लगने वाला बल जो है, जो बल था माध्यम पे निर्भर करता था। तो एप्सिलॉन किसे कहेंगे, अगर कहें विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो कूलाम बल माध्यम के जिस गुण को प्रदर्शित करता है, कूलाम जो बल है माध्यम के जिस गुण को प्रदर्शित करता है उसी गुण को हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरे वाले में मैंने क्या बताया था, इसमें क्या बताया था, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन, क्या बताया था, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। ये पहली बात होगी डेफिनेशन की। दूसरी बात, मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या बताया था भाई, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसका मात्रक दूसरी बात क्या था बताओ, इसी का उल्टा, इसका मात्रक इसका मात्रक क्या होगा बी, मात्रक हीन है भाई, ये क्या है, मात्रक हीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका बीमीय सूत्र बताया था, तो बीमीय सूत्र इसका लिख देना है, और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमाहीन, यानी कि बीमाहीन है। तीसरी बात, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान, ये न्यूनतम मान है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताया, 8.85 गुणे 10 के घाते -12 क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बताया था। ये क्या है, इसका सबसे न्यूनतम मान है विद्युतशीलता का वायु निर्वात वाले माध्यम में। क्या है इसका न्यूनतम मान। ठीक है, विद्युतशीलता का अगर पूछा जाए कि विद्युतशीलता का मान किस माध्यम में सबसे कम होता है, वायु निर्वात में। क्लियर। अब यहां पे देखो, तो इसमें क्या होता है, तीसरी बात, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, वायु निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान क्या बताया था मैंने, कितना होता है, 1 होता है। अब ये भी बताया कि नहीं बताया, क्या मैं इसको के भी लिख सकता हूं, है ना, के और एप्सिलॉन आर दोनों लिख सकते हैं। ठीक हो गया। चौथी बात, धातु या चालक के लिए बता रखा है, कितना होता है बताओ जल्दी से, क्या होगा, धातु या चालक के लिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है भैया, अनंत होता है, बता रखा है। अब इसमें चौथी बात क्या है कि धातु या चालक के लिए, धातु या चालक के लिए परावैद्युतांक यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ भाई। अभी अभी मैंने बताया था, कितना बताया था, इनफाइनाइट। क्या बताया था, इनफाइनाइट। धातु या चालक के लिए, चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर बोले तो अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है। ये टॉपिक है। आई होप, मैं समझता हूँ कि अब तक जो भी पढ़ाया है सब क्लियर है, कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आपके ना समझ आए। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत
आती है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर दिक्कत है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, एकदम फिक्स रहेगा, एकदम ध्यानपूर्वक देख, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। जो छोटा छोटा टॉपिक था बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, इसको भी मैंने क्या कर दिया है, समेट दिया है। और यहाँ पे मैं वायु निर्वात के लिए जो इसका मान है न्यूनतम मान है और ये इसका क्या है, अधिकतम मान है। जैसे मैं यहाँ बोला ना, या ये धातु चालक के लिए क्या है, ये इसका अधिकतम मान है। यानी कि विद्युतशीलता का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, धातु या चालक में। और यहाँ पूछा जाए तो धातु या चालक में भी एप्सिलॉन आर का भी मान सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन निर्वात में इसमें एक होता है, इसमें निर्वात में इतना होता है, ठीक। और ये न्यूनतम मान है, ये इसका क्या है, न्यूनतम मान। सारा टॉपिक मैंने बटोर दिया, जो छोटा छोटा पॉइंट था अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर बढ़ता हूँ, एक दो क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन करता हूँ इस पर कि हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, समझना, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई धातु रख दी जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, जरा से सुनना। क्वेश्चन है हमारे यहाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन दे दूं क्या, चलिए आपके लिए भी दे सकता हूं इसको। मैं पहले क्वेश्चन तो लिख देता हूं। दो बिंदु आवेशों के बीच, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई धातु या चालक रख दी जाए तो बल का यानी कि माध्यम के लिए है ना, माध्यम है ना, बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने बताया था, मैं हिंट भी दे दे रहा हूँ, क्या मैंने बताया था, FA/FM ये बताया है, ठीक है। तो FA/FM मैंने बताया, उसके बराबर एप्सिलॉन आर है। तो एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है, कितना है, धात्विक चालक के लिए अनंत है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर का मान जो निकालोगे तो वहाँ से माध्यम का जो बल निकालोगे वो कितना हो जाएगा, आप रखेंगे नीचे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में किसी का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आप ये समझो कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच धातु या चालक को रख दिया जाए, या धातु या चालक के बीच दो बिंदु आवेश रख दिया जाए तो उस पर जो लगने वाला बल है क्या है, 0 है। करिए आप इसको, बहुत मजा आएगा। ये आंसर आप इसको बताइएगा मेरे को। आंसर तो मैंने बता ही दिया, आप करोगे क्या मैंने बता ही दिया, ठीक है, फिर भी आप इसको कर लेना, ठीक। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। देखो कूलाम का ही नियम उठाता हूँ इसी में, अभी आप इसको करो। दूसरा मैं पॉइंट लेता हूँ, नोट है हमारे पास, इस पर भी एक दो सवाल करूँगा, फिर टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। कि नोट है पहला, एक ही नोट है कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कैसे, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है या पालना करता है। कैसे, देखो व्युत्क्रम वर्ग यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो ये समानुपातिक है। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो ये आपने पढ़ रखा है, अभी अभी बताया था कि 1/r²।
ठीक है, 1/r²। तो यहां से देखो यही है व्युत्क्रम वर्ग, वर्ग दूरी का क्या है, वर्ग है, तो यही होता है आपका व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अगर इसका मैं ग्राफ देखूं, ये r है और इस तरफ फोर्स ले रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा क्या दूरी वैसे वैसे घटेगी, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, यूं यूं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। फोर्स को बढ़ाने पर r का मान क्या होता है, कम हो जाता है। या फिर मैं कहूं दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाऊं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत काम का फार्मूला है, मैं भी इस पर सवाल लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे दो अलग अलग, एक माध्यम का फोर्स दिया है, दूसरे माध्यम का पूछ रहा है, एक माध्यम की त्रिज्या दी गई, दूसरे माध्यम की त्रिज्या पूछ रही है, तो संबंध क्या होगा, तो ये याद रखना है कि F1 अपान क्या हो जाएगा, F2। ये एक माध्यम का फोर्स है, ये दूसरे माध्यम का फोर्स है, बटे क्या हो जाएगा, देखो 1/r है, दूसरे माध्यम की त्रिज्या बटे पहले माध्यम की त्रिज्या यानी कि दूरी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये याद रखना, ये फार्मूला है। दो अलग अलग माध्यम में दिया रहे तो, एक माध्यम का फोर्स दे दिया गया है, दूसरे माध्यम का फोर्स पूछ रहा है, तब इस तरह की हम इस पर हम सवाल लगाएंगे। तो देखो मैं एक सवाल ले रहा हूं, सवाल लेंगे ज़्यादा क्लियर होगी। मैं सवाल वहीं ऊपर ले रहा हूं, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ले रहा हूं। क्वेश्चन है दूसरा, मान लो ये तो पहला हो गया था, चलो कोई ना, पहला दूसरा कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब वाला होने वाला नहीं है। यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 8 न्यूटन हो, 16 न्यूटन हो, 32 न्यूटन हो, 64 न्यूटन हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बस सिर्फ सवाल का एक सवाल बताऊंगा, आप कई सवाल लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 न्यूटन है, ठीक है, 16 न्यूटन है, तो कह रहा है यदि दूरी को आधी कर दी जाए, या दूरी को दोगुनी कर दी जाए, या दूरी को 1/4 कर दी जाए, इस तरह से बनाएगा क्वेश्चन। तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, आप अगली तरीके से कर सकते हैं। तो यदि कह रहा है कि यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो, इसको मैं मेट ही देता हूं, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। तो बल का मान कितना होगा। एक बात तो समझिएगा, पहले एक सवाल से कई सवाल बनेगा। जैसे मैंने बोला है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 16 न्यूटन, 8 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 32 न्यूटन, 64 न्यूटन, कुछ भी न्यूटन हो सकता है। यदि उनके बीच की दूरी की क्या कर दी जाए, आधा या आधी कर दी जाए, पूछ सकता है 1/4 कर दी जाए, या 1/3 कर दी जाए, या दोगुनी कर दी जाए, तब बताइए लगने वाला बल कितना गुना होगा। या तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, ऐसा भी ले लो, है ना, क्या कर लिया, दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तब बताइए कि नया बल कितना होगा। देखो इसी फार्मूले से लगेगा। अब देखो यहाँ पे समझो, मैं इस साइड में लगा देता हूँ इसको। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में करके बताता हूँ। है तो ये एक ही लाइन का, क्या है एक ही लाइन का, पर आप इसको डिटेल में समझे। सोल्यूशन है इसका, डायरेक्ट इस फार्मूले पर रख दें तब भी आप मान लेते हैं। देखो पहले दो आवेश हैं, ठीक है, Q1 Q2, इनके बीच जो लगने वाला बल है 16 न्यूटन है, और दूरी कितनी है इसकी, R है, पहले की कंडीशन जब ये 16 न्यूटन लग रहा है। तो F बराबर कितना है, 16 न्यूटन, ठीक है। लेकिन R यानी R1, पहले R1 कितना है, R है, ठीक है। जब क्या कह रहा है कि दूरी को क्या कर दिया जा रहा है, यानी कि इस दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इस दूरी को इतना कर दिया गया,
दूरी को क्या कर दिया गया, इतना कर दिया। Q1 Q2 आपका वही है, ये Q2 है। दूरी देखो ये दूरी थी, दूरी को क्या कर दिया जाए, 2 गुना, यानी कि कितना 2r कर दिया जा रहा है, यानी R2 को कितना कर दिया जा रहा है। F तो दूसरे में पूछ रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है कि बताइए फोर्स कितना लगेगा, तो F2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और दूरी को कितना कर दिया जा रहा है, यानी R2 को कितना कर दिया जाए, 2r कर दिया जा रहा है। इतनी बात तो क्लियर है, इतना डिटेल नहीं लगाना है, सिंपल सी बात खत्म। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरे वाला पॉइंट है, सिंपल सा ये फार्मूला लगना खत्म, ऑरल आंसर है, पर अभी समझ लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, F1 अपान F2 बराबर R2 अपान R1। इस तरह से एकदम फील आ जाएगी। F1 का मान कितना है 16, F2 का मान कितना है भाई वही तो निकालना है, R2 का मान कितना है 2R, R1 का मान कितना है R का होल स्क्वायर है, R से R कट गया तो क्या हो जाएगा 16/F2 बराबर कितना बचेगा 2 का वर्ग 4, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं 4F2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, तो F2 कितना आ गया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। ये सिंपल सा आंसर, आप इसको ओरल आंसर की तरह बता सकते हैं, पर मैंने इसको डिटेल में बता दिया। मान लो ये हो गया आंसर, डायरेक्ट आप वैसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर रख के वैसे समझ लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यदि क्या है, यहाँ पे क्या किया है, दूरी को 2 गुना कर दिया गया है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में दूरी को आधा कर दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन हम इसी में बना दे रहे हैं। यदि दूरी को 2 गुना किया गया ना, आधा कर दिया जाता है, दूरी को आधी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तब मान लो फोर्स निकालना है, तो क्या करोगे, देखो सिंपल सा क्या है, ये आपका कितना है F1 आपका 16 है, ठीक है। F2 आपको निकालना है, पहली वाली दूरी R है, देखो पहली वाली दूरी क्या है, सॉरी दूसरी दूरी है ना, दूसरी दूरी कितनी कर दी है R/2 कर दिया जा रहा है, दूरी को आधा करने का मतलब R/2, तो ये हो जाएगा R का क्या है, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो वही है, यही देखो ना, R2 को कितना कर दिया जा रहा है आधा, यानी R/2, ठीक है। और R1 आपका R है, तो ये R से R कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा 16/F2 बराबर क्या हो बचेगा 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 कितना आ जाएगा 16 का 64 न्यूटन। आसान है, आसान है, क्या है, सब कुछ है, आसान है। आई होप ये क्लियर, ये आसान है कि नहीं। तो इस तरह से दूरी को आधी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, कुछ भी कर दी जाएगी, तो आप इस तरह के सवाल को लगा लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैं बस इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें मैंने क्या किया है, कूलाम बल का बेस तैयार कर लिया है। अगले टॉपिक में हम अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, फिर उस पर क्या है सवाल करेंगे, बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन। और मैं आपसे ये कहूँगा कि टॉपिक पढ़ाने में कहीं भी कोई आपको दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने इतने अच्छे से इसको बताया है। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगा ये आपको वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।